तो मेटलर्जी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन की बात हम कर रहे हैं। मेटल्स का एक्सट्रैक्शन मेटलर्जी है। अब मेटलर्जी में कुछ की पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो हम किसी एक पर्टिकुलर मेटल का जो कंबाइंड फॉर्म जो होता है उसकी बात करते हैं, जिसे कहा जाता है मिनरल। मेटल नेचर में जिस कंबाइंड फॉर्म में मिलता है वो कंबाइंड फॉर्म मिनरल कहलाते हैं। यदि मेटल्स को आप मिनरल्स से आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, बेनिफिशियली प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्शन अगर पॉसिबल है, तो उन मिनरल्स को ओर्स कहा जाता है। इसी बात को लेकर एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। अलॉन्ग विद दिस, यदि हम मेटल के एक्सट्रैक्शन की बात करें तो कोई यूनिवर्सल मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल नहीं होता है। मतलब किसी पर्टिकुलर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका हर जगह एक जैसा ही यूज किया जाता है। दिस इज नॉट द केस। ये डिपेंड करता है कि मेटल किस फॉर्म में है, उसका फर्दर एप्लीकेशन क्या है, इसी बेसिस पर, और इनफैक्ट एनवायरमेंटल कंडीशन पर जहां मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और उसकी मेथड्स। बट स्टिल मेटलर्जी मतलब स्टेप वाइज प्रोसीजर फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर। स्टेप वाइज प्रोसीजर ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। इसके लिए 3 की ऑपरेशंस होते हैं। की ऑपरेशंस मतलब जो मेटलर्जी के लिए जो रॉ मिनरल होता है, दैट रॉ मिनरल इज कॉल्ड एज ओर। उस ओर से सबसे पहली स्टेप में प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर किया जाता है, जिसको कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। सेकेंड स्टेप इसका होता है, जो कंसंट्रेटेड ओर है या प्यूरिफाइड ओर है, उससे आप मेटल को रिमूव करते हैं बाय रिडक्शन प्रोसेस। तो जो केमिकल प्रोसेस होता है सेकेंड स्टेप में, दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। इसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स या प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। तो मेटलर्जी में बेसिक ऑपरेशंस की अगर बात करें तो देयर आर 3 बेसिक ऑपरेशंस: concentration of ore, then reduction of ore to obtain the metal, and then purification or refining of the metal। जो आपने मेटल एक्सट्रैक्ट किया है उसको प्यूरिफाई करना, ये रिफाइन करना है। तो अब हम इन्हीं सब सारे एस्पेक्ट्स को एक साथ कवर अप करने के लिए एक इंपॉर्टेंट मेटल के एक्सट्रैक्शन को समझेंगे, which is the extraction of iron. So let us start with extraction of iron. काफी इंपॉर्टेंट मेटलर्जी आयरन की। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेटलर्जी। और इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए वैसे आयरन नेचर में तो कई फॉर्म में अवेलेबल है, पर यदि हम मेटल का एक्सट्रैक्शन करना चाहते हैं, आयरन का एक्सट्रैक्शन करना चाहते हैं, तो मोस्ट प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन होता है फ्रॉम इट्स हेमेटाइट ओर। हेमेटाइट इज द ओर ऑफ आयरन in which ore of iron which is Fe2O3 in the hydrated form. Hematite is Fe2O3 in the hydrated form. इससे ऑब्टेन करना होता है मेटल आयरन। तो हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट ओर। ध्यान रखिएगा, आयरन का मैक्सिमम परसेंटेज मैग्नेटाइट ओर में होता है। मैग्नेटाइट ओर क्या है? Fe3O4। मैक्सिमम परसेंट
है Fe3O4 में, बट मोस्ट बेनिफिशियल एक्सट्रैक्शन होता है फ्रॉम इट्स हेमेटाइट ओर। तो व्हाई डू वी नॉट यूज मैग्नेटाइट? मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या है? Fe3O4। फिर हम मैग्नेटाइट यूज क्यों नहीं करते हैं जब मैक्सिमम परसेंटेज, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं Fe2O3 में आयरन का परसेंट क्या है? 66%, नहीं 40%। Fe3O4 में ज्यादा है, परसेंटेज इज मोर इन मैग्नेटाइट, बट हम मैग्नेटाइट यूज क्यों नहीं करते हैं? तो क्वेश्चंस कभी कभी ओर्स को लेकर भी पूछे जाते हैं, तो दे माइट आस्क यू विच हैज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ आयरन या विच हैज मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आयरन इन इट। तो यस, वैसे तो आप फॉर्मूला से भी इजीली रिलेट कर सकते हैं, बट जस्ट कीप इन माइंड कि जो मैक्सिमम आयरन कंटेंट है, मैक्सिमम आयरन कंटेंट है वो मैग्नेटाइट ओर में होता है, Fe3O4। बट जो हम एक्सट्रैक्शन, प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं, वो हेमेटाइट से किया जाता है, क्योंकि हेमेटाइट इज मोर अबंडेंट ओर ऑफ आयरन। तो प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन हेमेटाइट से किया जाता है। मैक्सिमम आयरन कंटेंट Fe3O4 में होता है। ठीक है, सो दे माइट आस्क यू मैक्सिमम आयरन कंटेंट किस में है? मैग्नेटाइट में है, पर प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन किससे किया जाता है? हेमेटाइट से। अब हर एक ओर के एक्सट्रैक्शन के साथ हमें यह पता होना चाहिए कि इसके साथ एसोसिएटेड गैंग कौन सा है। नाउ एक लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वंस अगेन दिस टर्म गैंग। हेमेटाइट ओर के साथ जनरली गैंग SiO2 होता है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज गैंग? गैंग होता है नॉन फ्यूजिबल सब्सटेंस एसोसिएटेड विद द ओर। जो नॉन फ्यूजिबल इंप्योरिटी होती है, नॉन फ्यूजिबल मतलब जिसका लिक्विफिकेशन मुश्किल होता है, जिसको मेल्ट करना या पिघलाना मुश्किल होता है, नॉन फ्यूजिबल इंप्योरिटी इज कॉल्ड एज गैंग। ऐसी इंप्योरिटी ज्यादा इंटरफेयर करती है इन द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, तो इसलिए हम इन पर फोकस करते हैं। गैंग इज द नॉन फ्यूजिबल इंप्योरिटी। हेमेटाइट से आयरन के एक्सट्रैक्शन में impurities are, I mean जो नॉन फ्यूजिबल impurities है, that is SiO2। इसको आप बोलते हैं गैंग, या एक ऑल्टरनेट टर्म मैट्रिक्स भी इसके लिए होती है। अब जब हम आयरन का एक्सट्रैक्शन करने जा रहे हैं, तो यहां पर जो ओर होता है वो मैग्नेटिक होता है। हेमेटाइट कैसा ओर है? मैग्नेटिक ओर है, जबकि इम्प्योरिटीज का नेचर नॉन मैग्नेटिक होता है। तो जो मेटलर्जी का सबसे पहला ऑपरेशन होता है, द फर्स्ट ऑपरेशन इज कंसंट्रेशन ऑफ हेमेटाइट। फर्स्ट स्टेप इज कंसंट्रेशन ऑफ हेमेटाइट। गैंग और ओर को सेपरेट करना, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ओर को कंसंट्रेट करने का मतलब है कि जो फिजिकली और केमिकली एसोसिएटेड इम्प्योरिटीज हैं उनको हटाना है। जैसे एक नॉर्मल सी बात है कि यदि आप मेटल का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको जो फर्स्ट ऑपरेशन कंसंट्रेशन करना है, इसमें आप एक फिजिकल मेथड अप्लाई करते हैं। रॉ मटेरियल दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ओर, इसको क्रश किया जाता है, फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है। इससे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है तो इम्प्योरिटीज का रिमूवल इजी हो जाता है। तो क्रशिंग ऑफ द ओर इज द फर्स्ट स्टेप। कंसंट्रेशन बाय फिजिकल मेथड इसमें यूज किया है हमने, क्रश कर देते हैं ओर को। क्रशिंग के बाद उसको वॉश किया जाता है,
और वॉश करने के बाद ड्राई किया जाता है। जैसे कि एक सिंपल लैंग्वेज में कहे तो पीसना एंड धोना एंड देन सुखाना, पीसना एंड धोना एंड देन सुखाना। तो क्रशिंग ऑफ ओर, वॉशिंग ऑफ ओर एंड देन ड्राइंग, ये सारे प्रोसेसेस हो जाने के बाद आप एक तरह से उसको फिजिकली कंसंट्रेट कर चुके होते हैं। जैसे कई वाटर सोल्यूबल इम्प्योरिटीज, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं इम्प्योरिटीज की तरह, वो रिमूव हो जाते हैं जब हम वॉश करते हैं। जो ओर है, हेमेटाइट ओर है, वो वाटर में इनसोल्यूबल है, तो जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस हैं वो निकल जाएंगे। जब आप उसको गर्म कर रहे होते हो तो वंस अगेन वोलाटाइल इम्प्योरिटीज निकल जाती हैं। कई ऑर्गेनिक मैटर सब्सटेंसेस के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं। जब आप गर्म करते हो तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, वोलाटाइल सब्सटेंसेस वो रिमूव हो जाते हैं। सो दिस इज इन दिस वे अ फिजिकल मेथड ऑफ कंसंट्रेशन इज डन। सबसे खास हेमेटाइट के एक्सट्रैक्शन में जो फिजिकल मेथड होता है दैट इज बाय मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन वहां अप्लाई किया जाता है जहां पर ओर्स एंड इम्प्योरिटीज, इन दोनों में से किसी एक का नेचर मैग्नेटिक हो और दूसरे का नेचर नॉन मैग्नेटिक हो। तो यहां पर ओर मैग्नेटिक है और एसोसिएटेड इम्प्योरिटीज नॉन मैग्नेटिक होती हैं, तो मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस अप्लाई की जाती है। मैग्नेटिक सेपरेशन में सिंपली टू व्हील्स होती हैं और उसके ऊपर एक बेल्ट मूव करता है, बेल्ट के ऊपर ओर रख दिया जाता है। एक व्हील मैग्नेटिक होता है, दूसरा नॉन मैग्नेटिक होता है। जैसे ही ओर मैग्नेटिक व्हील की तरफ आता है, उसके मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक कंपोनेंट्स दो अलग अलग फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं, उसके दो अलग अलग पार्ट्स बन जाते हैं एंड दे कैन बी इजीली कलेक्टेड। सो ये फिजिकल मेथड ही होती है मैग्नेटिक सेपरेशन। सो कंसंट्रेशन ऑफ हेमेटाइट, उसका तरीका क्रशिंग ऑफ ओर, वॉशिंग ऑफ ओर, ड्राइंग द ओर, ये तो हर मेटलर्जी में लगभग होता ही है। धोना, पीसना और सुखाना, ये तो हर मेटलर्जी में होता ही है। नेक्स्ट टू दैट यहां पर की पॉइंट है मैग्नेटिक सेपरेशन से उसको कंसंट्रेशन करना। अब इसके बाद जो सेकेंड स्टेप आयरन के एक्सट्रैक्शन में होती है, इट इज द की स्टेप, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड स्टेप। कंसंट्रेशन एज वेल एज रिडक्शन, ये किया जाता है इन द ब्लास्ट फर्नेस। सो सेकेंड स्टेप is called as blast furnace process. What exactly is blast furnace process जो आप सेकेंड स्टेप में परफॉर्म करेंगे? इसके लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लास्ट फर्नेस आपको समझना होगा कि ब्लास्ट फर्नेस कैसा बनता है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कहां पर फोकस करना है, डिटेल प्रोसेस में नहीं जाना है आपको कि कैसे वॉश किया उसको या कैसे क्रशिंग ऑफ द ओर किया। क्या क्या सिंपल चेंजेस जो भी हो रहे हैं उनके ऊपर कंसंट्रेशन करें। उनके जो जो सिंपल चेंजेस हो रहे हैं उनके ऊपर आप अगर कंसंट्रेशन ना भी करें तो भी इट्स ओके कि वॉशिंग कैसे करी, क्रशिंग कैसे करी, उन स्टेप्स पर आप फोकस करिए जहां पर मेजर केमिकल चेंजेस होंगे, उन पर आप फोकस करिए। तो वैसे भी मैं आपको की पॉइंट्स ही बता रहा हूं जिन पर आपको स्पेशली कंसंट्रेट करना है। तो ब्लास्ट फर्नेस होता है एक तरह से एक लार्ज चिमनी लाइक स्ट्रक्चर।
एक ऐसा चिमनी लाइक स्ट्रक्चर होता है ब्लास्ट फर्नेस. लेट मी ड्रॉ दैट. इसके ऊपर और यहां पर एक वेंट दिया रहता है जहां से गैसेस एस्केप करती हैं. सो ब्लास्ट फर्नेस को कई जोन्स में हमने डिवाइड करा होता है. सो इस तरह से मैं कुछ जोन्स में डिवाइड कर रहा हूं ब्लास्ट फर्नेस को. फिर नीचे आप देखेंगे यहां पर कुछ होल्स दिए हुए हैं. इस तरह से होल्स बने हैं जहां से एयर पास कर सकती है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर. सो ये ब्लास्ट फर्नेस कुछ इस तरह की होती है. इसमें मैं आपको डिफरेंट पार्ट्स बताऊंगा कि यहाँ क्या है और इसका पर्पस क्या है इसके अंदर. तो ये ब्लास्ट फर्नेस का लोअर पार्ट है जिसमें आपको कुछ होल्स शो कर रहा हूं. एंड दे आर फॉर द पैसेज ऑफ एयर एंड पैसेज ऑफ ऑक्सीजन. ये कुछ होल्स है यहाँ पर जहां से ऑक्सीजन एंटर करती है. यहां पर आप देख सकते हैं कि ऊपर एक आउटलेट दिया हुआ है. इधर एक आउटलेट दिया है फॉर गैसियस सब्सटेंसेस टू कम आउट. और सबसे ऊपर एक डबल कप एंड कोन लाइक अरेंजमेंट होती है. जो सबसे ऊपर एक कोन दिख रहा है, डबल कप एंड कोन लाइक अरेंजमेंट होती है. मतलब आप ऊपर से सब्सटेंसेस यहां पर ऐड तो कर सकते हैं, ऊपर से सब्सटेंसेस ऐड तो कर सकते हैं, पर कोई सब्सटेंस इसमें से बाहर नहीं निकलेगा. तो इस अरेंजमेंट को बोला जाता है डबल कप एंड कोन लाइक अरेंजमेंट. तो जो गैसियस सब्सटेंसेस हैं वो आउटलेट से एक्सपेल हो जाएंगे, यहां से बाहर निकल जाएंगे. ये जो आउटलेट दिया है हमने, गैसियस सब्सटेंसेस यहां से बाहर निकल जाएंगे. तो ये कुछ एक आउटलाइन मैंने बनाया है कि ब्लास्ट फर्नेस एक लार्ज चिमनी लाइक स्ट्रक्चर होता है. कितना बड़ा होता है ये भी सुने. इसकी विड्थ होती है अप्रोक्सीमेटली 15 टू 20 मीटर्स. 15 टू 20 मीटर्स इसकी विड्थ होती है. मैं आयरन के एक्सट्रैक्शन की बात कर रहा हूं और ये एक्सट्रैक्शन जो होता है ये इंडस्ट्रियल लेवल पर होता है. तो एक तरह से हम आयरन की इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं कि जो आयरन की इंडस्ट्री होती है जिसमें आप हेमेटाइट से आयरन एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें किस तरह का स्ट्रक्चर बना होता है. उसमें आप एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन करने वाले हैं इसका. दिस इज कॉल्ड ब्लास्ट फर्नेस. सो व्हाट आई सेड कि इसकी विड्थ होती है 15 टू 20 मीटर्स और इसकी हाइट होती है 40 टू 60 मीटर्स. वेरी करती है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज में इसका इतना हाइट होता है. ब्लास्ट फर्नेस का जो लोअर मोस्ट पार्ट है इसमें कुछ वेंट्स, कुछ होल्स गिवन है सो दैट ऑक्सीजन और एयर कैन एंटर इनसाइड द फर्नेस. ऑक्सीजन और एयर की एंट्री के लिए कुछ होल्स यहां पर जो मैंने शो किए हैं वो है. ऊपर डबल कप एंड कोन लाइक अरेंजमेंट है जो सब्सटेंसेस को ऐड करने के लिए यूज करते हैं. और एक यहां पर जो आप पार्ट देख रहे हैं, इट इज फॉर द एक्सपल्शन ऑफ गैसेस. गैसेस को बाहर निकलने के लिए एक यहां पर पार्ट दिया हुआ है.
अब पूरे फर्नेस को प्रोसीजर वाइज हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके बात करेंगे। इसके 3 पार्ट्स होते हैं ब्लास्ट फर्नेस के। ब्लास्ट फर्नेस में देयर आर 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। एक टॉप वाला जोन होगा, एक मिडल होगा, एक लोअर मोस्ट या बॉटम जोन होगा। तो ऐसे 3 जोन्स में हमने ब्लास्ट फर्नेस को डिवाइड किया है। आप ब्लास्ट फर्नेस में जो सब्सटेंसेस डालेंगे वो क्या होते हैं? सिंपली ओर, जो कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है, इसको आप ब्लास्ट फर्नेस में ऊपर से ऐड करते हैं। कंसंट्रेटेड फॉर्म में ओर को हम ऊपर से ऐड करते हैं, जो आप पहली स्टेप में ऑलरेडी कर चुके हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर करने के बाद ही हम सेकेंड स्टेप में आए हैं इन द ब्लास्ट फर्नेस स्टेप। सो पहले स्टेप से हम आगे बढ़ा रहे हैं। सो वही ओर, और उसके साथ जब आप ओर ऐड करते हैं तो ओर के साथ साथ आप उसमें ऐड करते हैं कोक, और साथ में मिलाया जाता है लाइमस्टोन। तो ओर में हम ऐड करते हैं, हमारा ऊपर से हम क्या क्या ऐड कर रहे हैं? ओर में ऐड करते हैं कोक, और उसमें ऐड करते हैं हम लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट। ये 3 सब्सटेंसेस का मिक्सचर लिया जाता है। तो व्हाट वी हैव एडेड इन द ब्लास्ट फर्नेस इज अ मिक्सचर ऑफ ओर, कोक, कोक मतलब कार्बन का अमॉर्फस फॉर्म, और कैल्शियम कार्बोनेट। ये तीनों सब्सटेंसेस को आप ब्लास्ट फर्नेस में ऐड करते हैं। इन तीनों सब्सटेंसेस का मिक्सचर ब्लास्ट फर्नेस के लिए चार्ज कहलाता है। इन तीनों सब्सटेंसेस का मिक्सचर चार्ज कहलाता है। तो ये आप ऊपर से ब्लास्ट फर्नेस में ऐड करते हैं। So what exactly is the charge we are adding in the blast furnace? It is a mixture of these 3 substances. ये तीनों substances जब आप इसके अंदर आप ऐड करोगे तो कौन से जोन में क्या हो रहा है ये अब मैं एक्सप्लेन करूंगा। और मेरे एक्सप्लेनेशन का जो ऑर्डर होगा उसमें सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि लोअर मोस्ट जोन में क्या हो रहा है, इसके बाद हम अपर मोस्ट जोन की बात करेंगे, और मिडिल जोन की बात लास्ट में करेंगे। सबसे पहले हम लोअर मोस्ट जोन की बात करते हैं, फिर अपर मोस्ट जोन की बात करते हैं, और मिडिल जोन की बात लास्ट में करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लोअर मोस्ट जोन से। लोअर मोस्ट जोन में क्या होता है? लोअर मोस्ट जोन को बोला जाता है कंबशन जोन। This particular zone is called as zone of combustion. This particular zone is called as zone of combustion. कंबशन जोन में होने वाली प्रोसेस होती है जो आपने चार्ज में कोक डाला है। कोक होती है, कार्बन कंटेंट है, वो इस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर CO2 फॉर्म कर लेती है। तो जोन ऑफ कंबशन में रिएक्शन क्या होता है कि कार्बन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर CO2 का फॉर्मेशन कर लेती है। सो जब कार्बन बर्न हो रहा है, CO2 के बनने के साथ साथ कार्बन बर्न हो रहा है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी। ये जो हीट प्रोड्यूस होती है, पूरे प्रोसेस के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज बीइंग जनरेटेड इन द जोन ऑफ कंबशन। जो भी एनर्जी की हमें जरूरत है इस पूरे प्रोसेस में,
वो जोन ऑफ कंबशन में प्रोड्यूस हो रही है कार्बन के बर्न होने की वजह से। ऑल्सो कीप इन माइंड कि जब हीट के फॉर्म में एनर्जी मेटलर्जी के लिए यूज की जा रही है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट किसी मेटलर्जी में अगर यूज होती है, तो उस मेटलर्जी के लिए एक टर्म होता है पायरोमेटलर्जी। सो दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड एज पायरोमेटलर्जिकल ऑपरेशन। जो वर्ड पायर है, पायर स्टैंड्स फॉर फायर, यानी जिस पर्टिकुलर मेटलर्जी में आप एनर्जी को हीट एनर्जी के फॉर्म में यूज कर रहे हैं इज कॉल्ड पायरोमेटलर्जी। सो आयरन का एक्सट्रैक्शन एक पायरोमेटलर्जी का एग्जाम्पल है। जब CO2 प्रोड्यूस होगी तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस होगी। इसके बाद जब कंबशन जोन में हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, जब कंबशन जोन में हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, सो मोर अमाउंट ऑफ कार्बन CO2 के कांटेक्ट में आता है, मोर अमाउंट ऑफ कार्बन CO2 के कांटेक्ट में आता है और बना लेता है कार्बन मोनोऑक्साइड। So these two reactions take place in the zone of combustion. सबसे पहले कार्बन और ऑक्सीजन ने रिएक्ट करके CO2 बनाया। जब ये CO2 मोर अमाउंट ऑफ कार्बन के कांटेक्ट में आता है तो मिलकर बना लेता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये दोनों जो रिएक्शन आपने देखी हैं, ये कहाँ हो रही है? इन द जोन ऑफ कंबशन। ये कंबशन जोन में होता है। ये जो कंबशन जोन है, इसमें टेम्परेचर इन दोनों रिएक्शन के कारण कंबशन जोन का टेम्परेचर हाईएस्ट होता है। दिस जोन हैज द हाईएस्ट टेम्परेचर। तो इस पूरी प्रोसेस में जो टेम्परेचर का वेरिएशन है, दैट इज फ्रॉम 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर वेरी करता है। सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है जोन ऑफ कंबशन में, वहां पर टेम्परेचर होता है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, और जैसे जैसे आप ब्लास्ट फर्नेस में ऊपर जाते जाते हो तो टेम्परेचर कम होता होता 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। तो मैंने जो पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए हैं उन पर भी आप फोकस करिए। हीट प्रोड्यूस कहां पर होगी? कंबशन जोन में। ये जो सबसे नीचे वाला जोन है, इस जोन में हीट प्रोड्यूस होगी इन रिएक्शंस के कारण। इन दोनों रिएक्शंस के कारण हीट प्रोड्यूस होगी। ये हीट मूव करेगी इन द अपर जोन। तो वो जो हीट ट्रांसफर होगी अपर मोस्ट जोन तक, इसकी वजह से जो टॉप जोन होगा वो सबसे कम टेम्परेचर वाला होगा, क्योंकि धीरे धीरे ऊपर जाकर टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो मुझे टेम्परेचर का रेंज बता रहा हूं, नाउ फोकस ऑन दैट। जो लोअर मोस्ट जोन है वहां पर टेम्परेचर है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी जोन ऑफ कंबशन में टेम्परेचर है अप टू 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। और सबसे कम टेम्परेचर जो सबसे ऊपर वाला जोन है वहां पर होगा अराउंड 250 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे नीचे वाले जोन में टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो सबसे ऊपर वाला जोन है वहां टेम्परेचर सबसे कम होगा अराउंड 250 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमने लोअर मोस्ट जोन की बात कर ली, यानी जोन ऑफ कंबशन की बात कर ली है। अब इसके बाद हम सीधा जो टॉप जोन है उसकी बात करेंगे कि टॉप जोन यानी यहां पर क्या हो रहा है। सो टॉप जोन में क्या हो रहा है उसकी बात हम करेंगे। जो टॉप जोन है उसको बोलते हैं जोन ऑफ रिडक्शन। जोन ऑफ रिडक्शन। क्योंकि इस पर्टिकुलर जोन में ही रिडक्शन ऑफ Fe2O3 होता है। और रिड्यूस कौन करेगा? Fe2O3 का रिडक्शन कहां होता है?
जोन ऑफ रिडक्शन में। और रिड्यूस कौन करेगा? यहां जो कार्बन मोनोऑक्साइड बना है यही करेगा रिडक्शन। Fe2O3 का रिडक्शन करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन, जैसे सबसे पहले जोन ऑफ कंबशन में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड मूव कर रही है ऊपर की तरफ, हीट भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। ऊपर टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाएगा, जितना ऊपर हम जाएंगे टेम्परेचर उतना कम होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, Fe2O3 और कार्बन मोनोऑक्साइड Fe2O3 को रिड्यूस कर देगा कार्बन मोनोऑक्साइड और बन जाएगा Fe3O4। कार्बन मोनोऑक्साइड खुद ऑक्सीडाइज होकर CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जो Fe3O4 है ये मोर अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिड्यूस होता है एंड वी गेट FeO। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो जाता है, CO2 बना लेता है। जो FeO बना है वो मोर अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिड्यूस होता है एंड इट फॉर्म्स Fe। So these are the three reactions which take place in the reduction zone. These are the three reactions which take place in the reduction zone. Fe2O3 पहले कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिड्यूस होता है, Fe3O4 बनाता है, फिर Fe3O4 मोर अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिड्यूस होता है और FeO बना लेता है। FeO फिर मोर अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिड्यूस होकर फाइनली Fe दे देता है। सो ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो स्टेप वाइज, ये जो 3 प्रोसेस मैंने लिखे हैं इसमें टेम्परेचर ये रिडक्शन जोन में ऐसे ही होंगी, ऊपर से नीचे। सबसे पहले Fe2O3 रिड्यूस होगा, Fe3O4 देगा, उससे नीचे जाओगे तो Fe3O4 फर्दर रिड्यूस होकर FeO में कन्वर्ट होगा, फिर और नीचे जाओगे तो FeO फर्दर रिड्यूस होकर आयरन देगा। तो ऊपर से नीचे ऐसे ही ये प्रोसेस होता है। सबसे पहले Fe2O3 रिड्यूस होता है, फिर नीचे जाओ थोड़ा तो Fe3O4 रिड्यूस होकर FeO दे देता है, और नीचे जाओगे तो FeO रिड्यूस होकर Fe दे देता है। मतलब इनके लिए जो FeO का रिडक्शन है, जैसे जैसे नीचे जाओगे इनके लिए बढ़ा हुआ टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। जैसे कि ये जो पूरा प्रोसेस जो आप देख रहे हैं जिसको मैंने कहा रिडक्शन जोन, रिडक्शन जोन में टेम्परेचर 250 डिग्री से स्टार्ट होकर अराउंड 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ये इसकी रेंज होती है। सबसे कम टेम्परेचर कहाँ होता है? सबसे ऊपर। और सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ होता है? सबसे नीचे। तो जो पहला रिएक्शन आप देख रहे हो वो होता है अराउंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड। पहला रिएक्शन होता है लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। दूसरा रिएक्शन जो होता है वो होता है करीब 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और जो तीसरा रिएक्शन है वो होता है करीब 750 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इस तरह से जोन ऑफ रिडक्शन में टेम्परेचर का वेरिएशन होता है ऊपर से नीचे। तो अब ये जो प्रोसेस है जोन ऑफ रिडक्शन, ये कहां हुआ? टॉप जोन में। जोन ऑफ कंबशन कहां हुआ? लोअर मोस्ट जोन में। जोन ऑफ कंबशन टेक्स प्लेस इन द लोअर मोस्ट जोन। जोन ऑफ रिडक्शन जो है वो कहां हुआ? टॉप मोस्ट जोन में। तो अब ये जो टॉप जोन में प्रोसेस हुआ है, टॉप जोन के प्रोसेस के बाद हमें आयरन रिड्यूस्ड प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल चुका है। पर ये जो आयरन आपको मिला है
दिस आयरन इज कॉल्ड एज स्पॉन्जी आयरन। इस आयरन को हम कहते हैं स्पॉन्जी आयरन। आयरन के मिलने का स्टेप यहां पर कंप्लीट हो गया है, बट अभी एक जोन बचा है। हमने लोअर मोस्ट जोन की बात कर ली, लोअर मोस्ट जोन यानी जोन ऑफ कंबशन की बात हमने कर ली, फिर टॉप मोस्ट जोन यानी रिडक्शन जोन की बात कर ली। रिडक्शन जोन के एंड पर हमें आयरन रिड्यूस्ड फॉर्म में मिल चुका होता है। इस आयरन को हम कहते हैं स्पॉन्जी आयरन। पर अभी एक जोन और बचा हुआ है। लेट अस सी इसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। जो मिडिल जोन है, तो ये जो मिडिल जोन है, मिडिल जोन को हम बोलते हैं जोन ऑफ फ्यूजन और जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। दिस जोन इज कॉल्ड एज जोन ऑफ फ्यूजन या फिर जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। जो मिडिल जोन है, मिडिल जोन also called as zone of fusion or zone of slag formation। तो जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन या फ्यूजन जोन, देखें क्या हो रहा है इसमें। आपने लाइमस्टोन भी तो ऐड किया था इस प्रोसेस में। जब हमने ऊपर चार्ज में क्या क्या डाला था, कंसंट्रेटेड ओर डाला था, कोक डाला था और लाइमस्टोन डाला था। ओर तो डालना ही था, कोक क्यों डाला, क्योंकि कंबशन करना है। और लाइमस्टोन का रोल अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि लाइमस्टोन डालने का पर्पस अभी क्लियर होगा, देखते हैं। तो जब लाइमस्टोन आप ऐड करोगे तो सबसे पहले CaCO3 इतनी अमाउंट ऑफ हीट में डिकम्पोज हो जाएगा और हमें दे देगा CaO और CO2 लिबरेट होगा। जो CO2 लिबरेट होगी वो एस्केप कर जाएगी ऊपर से। जो ऊपर हमने गैसेस को एस्केप करने के लिए यहाँ पर एक होल दिया था, यहाँ से CO2 एस्केप कर जाएगी, CaO बन जाएगा। जो CaO जो बना है, इट वर्क्स एज फ्लक्स। ये फ्लक्स की तरह काम करता है। मैं सभी टर्म्स को बताऊंगा आपको कि इनका क्या मीनिंग है, कि व्हाई डू वी यूज दिस फ्लक्स। फ्लक्स को यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि आपके पास यहां पर है एक गैंग, जिस गैंग यानी SiO2 आपके पास है, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि SiO2 यहां पर गैंग के रूप में है। तो गैंग कैसी इम्प्योरिटी है, नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटी। अब फ्लक्स क्या करता है, गैंग के साथ कंबाइन होता है और CaSiO3 बना लेता है, विच इज कॉल्ड एज स्लैग। ये दोनों प्रोसेस जिस जोन में हो रहे हैं, इसको हमने कहा फ्यूजन जोन या फिर स्लैग फॉर्मेशन जोन। दिस इज द फ्यूजन जोन और स्लैग फॉर्मेशन जोन। इसमें टेम्परेचर अराउंड 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, क्योंकि ये मिडिल में है ना, तो कुछ मिड टेम्परेचर होता है, बहुत कम भी नहीं बहुत हाई भी नहीं। सबसे नीचे होता है 1500 डिग्री, सबसे ऊपर होता है 250 डिग्री। यहाँ पर टेम्परेचर 1000 डिग्री के आसपास है। तो अब इन चीजों पर जरा हम कंसंट्रेट करें। SiO2, वैसे तो इम्प्योरिटीज बहुत सारी होती है मेटलर्जी में ओर के साथ, पर उनके बारे में हम बात नहीं करते। हम सिर्फ जो गैंग होता है उसकी बात करते हैं। व्हाट इज गैंग?
गैंग यानी जो नॉन फ्यूजिबल सब्सटेंसेस होते हैं, जो इजीली लिक्विफाई नहीं होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस गैंग कहलाते हैं। तो जो मेटलर्जी में जिनको आपको रिमूव करने के लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट्स करने होते हैं अगर इस गैंग को रिमूव करना है। एक तरह से हम कहेंगे कि एक स्पेशल टाइप की इम्प्योरिटी है। हम इस पर स्पेशल फोकस क्यों करते हैं? इनका रिमूवल इजी नहीं होता, ये इजीली मेल्ट नहीं होते हैं। पर जो आपने फ्लक्स ऐड किया है, ये वो केमिकल सब्सटेंस है जो गैंग को फ्यूजिबल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। या ये बोल दीजिए कि फ्लक्स वो केमिकल सब्सटेंस है जो गैंग के साथ केमिकली कंबाइन होकर एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं जो इजीली फ्यूजिबल होता है। ये स्लैग कैसा होता है? इजीली फ्यूजिबल होता है। सो फ्लक्स का काम है SiO2 गैंग को, गैंग इज नॉन फ्यूजिबल, फ्लक्स गैंग के साथ कंबाइन होकर एक सॉल्ट बना लेता है, CaSiO3 स्लैग बना लेता है। slag is easily fusible, it is a fusible substance। तो CaO SiO2 के साथ फ्यूजिबल सब्सटेंस स्लैग बना लेता है। अब ये इजीली मेल्ट हो जाता है। जितने टेम्परेचर पर ये मेल्ट होता है, ये स्लैग जिस टेम्परेचर पर मेल्ट होता है वो टेम्परेचर आपको मिल रहा है इन द लोअर जोन। तो लोअर जोन में जैसे जैसे ये स्लैग नीचे आएगा ये मेल्ट हो जाएगा। When slag will come down in the lower zone में आकर slag मेल्ट हो जाता है। इवन जो स्पॉन्जी आयरन होता है, यहां पर जो हमें स्पॉन्जी आयरन मिला था, ये भी जब नीचे आएगा तो ये भी मेल्ट हो जाएगा क्योंकि नीचे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो जब आप नीचे जाओगे आयरन भी मेल्ट हो जाएगा, स्लैग भी मेल्ट हो जाएगा। सो जब आप नीचे तक जब आप आते हो, ये सारे प्रोसेसेस होने के बाद जब ये नीचे आते हैं तो सब मॉल्टन फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो मैंने जो वर्ड स्पॉन्जी आयरन लिखा है वो इस स्टेप के लिए लिखा है। अब नीचे जैसे ही ये आयरन आता है, जब स्पॉन्जी आयरन नीचे आता है और नीचे आकर मेल्ट हो जाता है तो इट एब्जॉर्ब्स सर्टेन अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑल्सो। स्पॉन्जी आयरन मेल्ट होकर जब नीचे आता है तो ये कुछ इम्प्योरिटीज को भी अब्सॉर्ब कर लेता है। ये लिक्विड स्टेट में जैसे ही कन्वर्ट होता है तो कुछ अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज इसके साथ होती हैं और कुछ कार्बन का कंटेंट भी इसके साथ मिक्स हो जाता है। आयरन में कुछ कार्बन भी मिक्स हो जाता है। तो फाइनली जो हमें मिलता है, फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग इज नॉट स्पॉन्जी आयरन। फाइनली जो नीचे आकर बढ़े हुए टेम्परेचर पर जब आयरन नीचे आप कलेक्ट कर रहे हैं, देखो आयरन रिड्यूस कब हो रहा है? अराउंड 750 डिग्री सेंटीग्रेड। 750 डिग्री पर स्पॉन्जी आयरन मिल रहा है, पर जब स्पॉन्जी आयरन नीचे आता है तो नीचे टेम्परेचर है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयरन मेल्ट हो जाता है, मेल्ट हो जाता है और नीचे से हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एक आउटलेट होता है, यहां से हम मॉल्टन आयरन को कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये कुछ इम्प्योरिटीज भी एब्जॉर्ब करा होता है, ये जो मॉल्टन आयरन है, और इसमें कुछ कार्बन कंटेंट भी होता है। इसके साथ ये जो मॉल्टन आयरन है, सबसे नीचे मॉल्टन आयरन है। मॉल्टन आयरन के ऊपर एक स्लैग की लेयर भी होती है। देयर इज अ लेयर ऑफ स्लैग, क्योंकि स्लैग भी मेल्ट हो चुका है और आयरन भी मेल्ट हो चुका है। तो स्लैग की एक लेयर चढ़ी रहती है मॉल्टन आयरन के ऊपर। दो लेयर होती है हमारे पास। सबसे नीचे बॉटम में हमारे पास दो चीजें होती हैं। ये जो आयरन हमने जो कलेक्ट किया है
सबसे नीचे जो मॉल्टन आयरन हमने कलेक्ट किया है इसको बोलते हैं पिग आयरन। ये आयरन में काफी इम्प्योरिटीज भी एब्जॉर्ब्ड रहती हैं एंड इट इज कॉल्ड एज पिग आयरन। तो ये जो पिग आयरन है, पिग आयरन के ऊपर स्लैग है, स्लैग की एक लेयर है। लेयर भी कैसा है, मॉल्टन फॉर्म में है। स्लैग इज ऑल्सो इन द मॉल्टन फॉर्म। अब एक्चुअली ये जो स्लैग की लेयर बन रही है आयरन के ऊपर, वो एक्चुअली एक तरह से उसके लिए बेनिफिशियल है, फायदेमंद है स्लैग की लेयर बनना, क्योंकि ये जो लेयर चढ़ जाती है स्लैग की, ये इसे फर्दर ऑक्सीडेशन से भी प्रिवेंट करती है। तो प्रोटेक्टिव लेयर भी कह सकते हैं हम इसको। ये जो स्लैग बनी है वो एक तरह का प्रोटेक्शन भी दे रही है आयरन को। उसको ऊपर ऊपर एक लेयर चढ़ी है ना स्लैग की लेयर, वो आयरन को फर्दर ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट कर रही है। अब इन दोनों लेयर्स को हम सेपरेटली कलेक्ट किया जा सकता है, मतलब जो पिग आयरन है, पिग आयरन को हम सेपरेटली कलेक्ट कर सकते हैं नीचे से। तो इट कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द फर्नेस। जब ये पिग आयरन आपको मिल रहा है तो पिग आयरन इज ऑब्टेन्ड इन मॉल्टन स्टेट। पिग आयरन is obtained in molten state। इस पिग आयरन में कई इम्प्योरिटीज भी रहती हैं। इसका कंपोजिशन क्या होता है ये भी देख लेते हैं हम। अगर पिग आयरन के कंपोजिशन की बात करी जाए तो इसमें 95% होता है आयरन, 4% इसमें होता है कार्बन एंड 1% अदर इम्प्योरिटीज। सो ब्लास्ट फर्नेस से मिलने वाला जो पिग आयरन है, अब इसको ठंडा किया जाता है, सॉलिडिफाई किया जाता है। और सॉलिडिफाई करने के लिए जो कहना चाहिए, जो अपैरेटस हम यूज करते हैं उसमें एक तरह से ये इसकी मोल्डिंग हो जाती है या कास्टिंग हो जाती है। जिस अपैरेटस में इसको ठंडा करते हैं वहां पर आयरन की मोल्डिंग हो जाती है या फिर कास्टिंग हो जाती है। तो जो पिग आयरन सॉलिडिफाई करने से मिलता है उसको बोला जाता है कास्ट आयरन। अगर पिग आयरन को, ये मॉल्टन फॉर्म में होता है, इसको हम ठंडा करते हैं, सॉलिडिफाई करते हैं, तो हमें मिल जाता है कास्ट आयरन। तो पिग आयरन और कास्ट आयरन की कंपोजिशन तो सेम ही होती है, बस उसको ठंडा किया है। बोथ हैव सेम कंपोजिशन। दोनों की कंपोजिशन कैसी होती है, सेम ही होती है। ठंडा करने पर ही तो कास्ट आयरन मिल रहा है, तो कंपोजिशन में कोई अंतर नहीं होता है। तो यहां पर जो मैंने टर्म्स यूज किए हैं ध्यान दीजिए। सबसे पहले टर्म यूज किया था स्पॉन्जी आयरन, उसके बाद पिग आयरन और फिर कास्ट आयरन। और आयरन का जो सबसे प्योर फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड एज रॉट आयरन। प्योरेस्ट फॉर्म में जो आयरन होता है दैट इज कॉल्ड एज रॉट आयरन। यदि आप पिग आयरन तक पहुंच गए हैं या कास्ट आयरन तक आप पहुंच गए हैं तो उसके बाद रॉट आयरन बनाने के लिए एक स्पेशल प्रोसेस के थ्रू हम रॉट आयरन को प्रोड्यूस करते हैं। अगर पिग आयरन या कास्ट आयरन को अगर आपको रॉट आयरन में कन्वर्ट करना है देन अ सेपरेट प्रोसेस एंड अ सेपरेट फर्नेस इज रिक्वायर्ड। यहां पर मैं थर्ड स्टेप करके सिर्फ ये लिख दूंगा कि थर्ड स्टेप जो आपको करनी होती है वहां पर आपको रिफाइनिंग ऑफ आयरन करना होता है। रिफाइनिंग ऑफ आयरन एक अलग फर्नेस में होती है, एक अलग स्पेशल प्रोसेस होता है, और थर्ड स्टेप में हमें फाइनली रॉट आयरन मिल जाता है। सो बेस्ड अपॉन कि हमें आयरन को कहाँ यूज करना है इसकी फर्दर रिफाइनिंग होती है।
प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन की हर जगह जरूरत नहीं होती है। जैसे कुछ एलॉयज में आपको प्योर फॉर्म ऑफ आयरन की जरूरत होती है, या जैसे स्टील मैन्युफैक्चरिंग में आपको यूज होता है, बट कई जगहों पर कास्ट आयरन को ही हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। सो दिस इज अबाउट द रिफाइनिंग ऑफ आयरन। यहां पर मैंने जो टर्मिनोलॉजीज यूज करी हैं, एक बार उनको जरा हम वापस से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे ज्यादा आयरन का परसेंटेज कौन से ओर में होता है? मैग्नेटाइट ओर में। बट मैग्नेटाइट ओर को हम यूज नहीं करते हैं, हेमेटाइट ओर से प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन होता है। हेमेटाइट ओर ज्यादा अमाउंट में है, इसलिए प्रॉफिटेबली हेमेटाइट ओर से एक्सट्रैक्शन किया जाता है। यहाँ पर गैंग के रूप में SiO2 है। गैंग क्या होता है? नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटी। फिर इसके अलावा ये जो पूरा प्रोसेस है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पायरोमेटलर्जी। यहाँ पर हीट का यूज किया जा रहा है फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। जब रिडक्शन किया है तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। CO इज द रिड्यूसिंग एजेंट, और CO को बनाने के लिए कोक का यूज किया गया है। तो कोक का यूज किया गया है यानी कार्बन का यूज किया गया है। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बन रिडक्शन। आयरन का मेटलर्जी इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बन रिडक्शन। सो सिलेबस में हमारे 4 टाइप्स ऑफ रिडक्शन होते हैं: रिडक्शन बाय कार्बन, रिडक्शन बाय अदर मेटल्स, सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस और इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन प्रोसेस। तो कार्बन रिडक्शन प्रोसेस में बेसिकली 2 टाइप के मेटल्स हमारे सिलेबस में होते हैं। एक तो आयरन होता है, आयरन को हमने डिटेल में देख लिया है। इसके अलावा कार्बन रिडक्शन में टिन का भी एग्जाम्पल आपके सिलेबस में है। टिन एंड आयरन आर इन द सिलेबस फॉर कार्बन रिडक्शन। सो यहां पर आपको रिएक्शंस पर फोकस करना है। इन द इंटायर मेटलर्जी ऑफ आयरन रिएक्शंस पर फोकस करना है। जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में ये आ जाते हैं कि ब्लास्ट फर्नेस में हाईएस्ट टेम्परेचर कौन से जोन में होता है? सबसे लोअर मोस्ट जोन में, यानी इन द जोन ऑफ कंबशन। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि जोन ऑफ रिडक्शन में जो टेम्परेचर रेंज है वो क्या है? 250 डिग्री से लेकर 900 डिग्री तक। सो ऑन दिस प्रिंसिपल एक्सट्रैक्शन ऑफ टिन ऑल्सो टेक्स प्लेस। तो अगर हम की पॉइंट्स की बात करें, व्हाट आर द की पॉइंट्स इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ टिन? सारा प्रोसेस यही है जैसा आयरन में है। टिन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बन रिडक्शन प्रोसेस। जैसे आयरन को हम ऑक्साइड ओर से रिड्यूस करते हैं, वैसे ही टिन को भी हम ऑक्साइड ओर से ही रिड्यूस करते हैं। और जो टिन का ऑक्साइड ओर है SnO2, it is also called as cassiterite. टिन में आयरन की तरह ही जो कंसंट्रेशन किया जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जैसे आयरन में मैग्नेटिक सेपरेशन से ओर का कंसंट्रेशन किया जाता है, यहां पर भी कंसंट्रेशन ऑफ ओर मैग्नेटिक सेपरेशन से ही किया जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, देखो धोना, पीसना और सुखाना ये तो तीनों में कॉमन, हर एक में कॉमन ही होता है। पर जो स्पेशल मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर है, आयरन में भी मैग्नेटिक सेपरेशन है और टिन में भी मैग्नेटिक सेपरेशन है। रीजन क्या है? कि यहां पर जो ओर है, यहां पर ओर इज नॉन मैग्नेटिक। SnO2 इज नॉन मैग्नेटिक। पर यहां पर जो इम्प्योरिटी है वो मैग्नेटिक होती है। जो इम्प्योरिटी है वो मैग्नेटिक होती है। यहां पर इम्प्योरिटी के रूप में FeWO4 होता है। सिलिका, SiO2 भी इम्प्योरिटी होती है। सो मेनली इम्प्योरिटीज आर सिलिका के अलावा
FeWO4 ये एक मैग्नेटिक इम्प्योरिटी है. दिस इज अ मैग्नेटिक इम्प्योरिटी. FeWO4 को हम वॉल्फ्रामाइट भी कहते हैं. FeWO4 is also called as वॉल्फ्रामाइट या फिर आयरन टंगस्टेट. ये टंगस्टन होता है ना, W. आयरन टंगस्टेट या FeWO4 भी कहते हैं. ये मैग्नेटिक इम्प्योरिटी है. इनको हम मैग्नेटिक सेपरेशन से अलग कर लेते हैं. फाइनली जो SnO2 है उसको कार्बन से रिड्यूस किया जाता है. जैसे आयरन में हम रिड्यूस करते हैं कार्बन की मदद से, यहां पर भी SnO2 को कार्बन की मदद से ही रिड्यूस किया जाता है. SnO2 plus 2 carbon gives Sn plus 2 CO.